हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। चलिए तो बिना टाइम गवाए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान रखिएगा, वनडे एग्जाम में हो, चाहे पीएससी में हो, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, यहाँ से बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। ध्यान रखिएगा, ये पूरा फैक्चुअल टॉपिक है, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, इसीलिए जितना भी बोर्ड वर्क हो सकता था वो मैंने पहले ही कर दिया है। बोर्ड में मैंने काफी कुछ लिख दिया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बीच में जब मैं बोर्ड से हटूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपकी कंप्लीट नोट्स होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और इसे अच्छे से लिख लिया तो ये आपके लिए कंप्लीट नोट्स का काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे भारत में रियासतों का एकीकरण किया गया और हमारे भारत को एक संगठित भारत, या आप कह सकते हैं कि एक संघ बनाया गया, एक यूनियन बनाया गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा, भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया, ABCD, यानी क ख ग घ। ठीक है, और घ में यूनियन टेरिटरीज को रखा गया और 3 स्टेट की कैटेगरी थी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, सरकार को यह महसूस हुआ कि अब राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए, क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन के साथ साथ उनके सीमाओं में बदलाव करके एक प्रशासनिक मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा था। और इसी क्रम में जो भारत में सबसे पहला आयोग बना, वो कौन सा था, धर आयोग। ठीक है, अब ये धर आयोग क्यों बनाया गया? देखिए, कहीं ना कहीं भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हो रही थी कि जो भाषा जिस क्षेत्र में बोली जाती है उस क्षेत्र को एक अलग राज्य बना दिया जाए। अब ऐसी मांग जब उठने लगी तब सरकार को मजबूर होके एक आयोग बनाना पड़ा और उस आयोग का नाम है धर आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे, SK धर जी थे, और इसे जून 1948 में स्थापित किया गया। अब इस धर आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी वो 1948 में दी, और कब दी, दिसंबर 1948 में, यानी लगभग इन्हें रिपोर्ट देने में 5 से 6 महीने का समय लगा। अब इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या किया, रिकमेंडेशन सरकार को दी। रिकमेंडेशन यानी सिफारिशें सरकार को दी, और सिफारिशों में कुछ बातें इन्होंने कही। और अगर आप देखें तो इनकी बहुत सारी सिफारिशें थी, लगभग 130 एवब इनकी रिकमेंडेशंस थी। अब यहां पे क्या हुआ, जो इनके रिकमेंडेशन का क्या था, कंक्लूजन ये था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका आधार क्या होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा को महत्व। यानी यहां पे ये कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को हमें पावरफुल बनाना है, यानी हमें किसी भी राज्य का गठन ऐसे करना है या राज्य का पुनर्गठन ऐसे करना है जहां पे हमारा प्रशासन मजबूत हो सके, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसे मजबूत किया जा सके। ये आधार होना चाहिए किसके लिए, स्टेट के रीअरेंजमेंट के लिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए। जब धर आयोग की यह सिफारिश सरकार के पास पहुंची तो एक बवाल सा मच गया और कई क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी, और सबसे ज्यादा मांग उठ रही थी साउथ इंडिया में, यानी हमारे दक्षिणी भारत में। अब ध्यान रखिएगा, इन मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक संसदीय समिति की स्थापना की। अब इसमें कौन थे, सरकार के ही सदस्य थे, और इस समिति का नाम क्या रखा गया, JVP समिति। अब चलिए समझते हैं JVP समिति इसका नाम क्यों पड़ा। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 सदस्य थे। आज की क्लास को मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा जल्दी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आज की जो क्लास है वो पूरी तरह से फैक्चुअल है, इसमें कहीं भी आपको कहानी या ऐसा कुछ समझने को नहीं है। तो चलिए यहां पे देखते हैं हमारे इस समिति के 3 सदस्य कौन कौन से थे। तो J स्टैंड फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू, V स्टैंड फॉर वल्लभ भाई पटेल, एंड P स्टैंड फॉर पट्टाभी सीता रमैया।
तो आई होप आपने तीनों नाम लिख लिया होगा। और इस समिति को स्थापित किया गया दिसंबर 1948 में, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की वो अप्रैल 1949 में सबमिट की। और ये जो रिपोर्ट आई, ये जो रिकमेंडेशंस आई जेवीपी समिति की, तो इन्होंने भी कहा कि हम लैंग्वेज को बेस नहीं बना सकते। अगर हम लैंग्वेज को बेस बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में क्या पैदा होगा, एक डिस्प्यूट क्रिएट होगा, इंडिया में एक डिस्प्यूट क्रिएट होगा लैंग्वेज को लेके, और कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है वो बैरियर का काम करने लगेगी, वो बाधाओं का काम करने लगेगी। और यही वजह था कि इस समिति ने भी इस भाषा के को आधार मानने से मना कर दिया। अब जैसे इस रिपोर्ट की, जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई और जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिक में गई, वैसे ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, और जिसकी वजह से साउथ इंडिया में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन में कांग्रेस के ही नेता, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के ही नेता पट्टाभी इनका नाम क्या था, पोट्टी श्री राम लुल्लू, वैसे बुक में क्या लिखा हुआ है, श्री राम लुल्लू, ये कांग्रेस के ही नेता थे। और इन्होंने क्या किया, एक आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया, एक आमरण अनशन शुरू कर दिया, ठीक है। एक बहुत ही लंबे स्टारवेशन की कंडीशन में ये चले गए, और लगभग 52 डेज, या कुछ बुक पे 52 लिखा है, कुछ बुक में 56 लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, इतने दिनों में ये क्या करते रहे, आमरण अनशन करते रहे, जिसकी वजह से एट लास्ट कंडीशन में इनकी डेथ हो गई। और इसकी वजह से सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा, और सरकार ने पहली बार एक घोषणा की कि हम भाषा के आधार पे राज्य का गठन करेंगे। और उस समय की वर्तमान सरकार ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने आंध्र प्रदेश नाम के एक नए राज्य का गठन किया, और वो किस आधार पे, भाषा के आधार पे। और कब किया, 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को लैंग्वेज के बेस पे एक स्टेट को रीअरेंज किया गया, और वो कौन सा था, मद्रास। और मद्रास को रीअरेंज करके क्या बनाया गया, आंध्र प्रदेश बनाया गया। और किस भाषा के आधार पे बनाया गया, तेलुगु भाषा के आधार पे बनाया गया। तो आई होप आपको अभी तक के जितने फैक्ट थे वो कहीं ना कहीं आपने रिकॉल कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे जो राज्य स्थापित किया गया, या जो राज्य का पुनर्गठन किया गया, ये कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में हो रहे डिस्प्यूट को शांत करने के लिए किया गया। बट ध्यान रखिएगा, ये यहां पे डिस्प्यूट शांत नहीं हुआ, बल्कि और जगहों से भी क्या हुआ, भाषा के आधार पे राज्यों की मांग उठने लगी। और इसी वजह से न्यायमूर्ति फजल अली के अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन किया गया, और यह आयोग कौन सा था, फजल अली आयोग। और इसे स्थापित कब किया गया, 1953 में। यहां पे एक चीज आपको और याद करने की जरूरत है कि यहां पे के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुजूर, ये दो मुख्य सदस्य थे, ये आप ध्यान रखिएगा। 3 और सदस्यों को यहां पे क्या किया गया था, मतलब नॉमिनेट किया गया था, 3 और सदस्यों को यहां पे रखा गया था। बट के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुजूर का नाम आपको याद रखना है। अब ये फजल अली आयोग बना कब, ये फजल अली आयोग 1953 में बना, और इन्होंने 30 दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, अब देखिए यहां पे फजल अली आयोग ने एक बहुत ही अच्छे रास्ते को अपनाया। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा या बौद्ध फिलॉसफी आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे एक शब्द दिया जाता है मिड पाथ, मध्यम पथ या मध्यम मार्ग। ठीक है, मध्यम मार्ग, और मध्यम मार्ग का मतलब होता है मिडिल पाथ, यानी बीच का रास्ता निकालना। और कहीं ना कहीं फजल अली आयोग ने एक बीच का रास्ता निकाला। अब यहां पे इनकी 4 सिफारिशें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन चारों को आप सुन लीजिए। मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको नहीं बोल रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्होंने क्या कहा।
देखिए, इनका कथन यह था कि भाषा को आधार बनाया जा सकता है, भाषा को आधार बनाया जा सकता है, पर कब तक? जब तक भारत की अखंडता में कोई आंच ना आए। यानी इन्होंने भी एक तरह से नकार दिया, एक तरह से नकार ही दिया भाषा को आधार बनाने के लिए, परंतु इन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया और इन्होंने कहा कि भाषा को आधार बनाया जा सकता है, बट तब तक बनाया जा सकता है जब तक भारत की अखंडता में कोई आंच ना आए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें प्रशासनिक मशीनरी को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रशासनिक मशीनरी को हमने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ेगी और फिर हमें राज्यों के पुनर्गठन करने से कोई महत्व उसका नहीं निकलेगा। तीसरी बात इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें आर्थिक मजबूती भी देखनी पड़ेगी। और चौथी बात इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन ऐसे करना चाहिए ताकि संघ और राज्य के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या संघ और राज्य के बीच में जो संबंध हैं वो बरकरार रहें और वो और अधिक मजबूत बन सकें। ठीक है, तो पढ़िएगा, इसकी रिकमेंडेशंस और बहुत सारी हैं, पढ़िएगा आप लोग। मैं इसका कंक्लूजन आपको यहां पे बता दिया। और इसी फजल अली आयोग के सिफारिशों के तहत 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। क्या हुआ? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। क्या बना? राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, एक एक्ट बना। और इस एक्ट के बेसिस पे ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था आपसे, क्या कहा था? ए, बी, सी और डी, 4 श्रेणियों में क्या बटे हुए थे? राज्य बटे हुए थे, जिसमें जो डी श्रेणी थी ये यूनियन टेरिटरी की थी और ये राज्यों की श्रेणियां थी। ठीक, अब यहां पे क्या किया गया? इन श्रेणियों को हटा दिया गया और 14 राज्य बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो ध्यान रखिएगा, फजल अली आयोग के रिकमेंडेशन के तहत भारत में टोटल 14 स्टेट हुए और 6 यूनियन टेरिटरीज हुई। अब ये कब की बात है? 1956 की बात है। यानी 1956 में यह निर्धारित किया गया कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। बट आज हमारे भारत में कितने स्टेट हैं? आज हमारे भारत देश में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो आप चलिए समझते हैं आगे की कहानी कि कैसे कैसे आगे राज्य बने, कौन कौन से राज्य बने, किस नंबर पे कौन सा राज्य आया। अगर जरूरी है संविधान संशोधन को जानना तो हम लोग साथ ही साथ कुछ मुख्य संविधान संशोधन को भी समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सारी चीजें बोर्ड में लिख दिया हूं, आप चाहें तो बोर्ड से सारी चीजों को लिख सकते हैं या लास्ट में मैं यहां से हटूंगा और आप बोर्ड से क्या कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सारी एक नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए यहां से समझते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग आने के बाद, राज्य पुनर्गठन आयोग आने के बाद यानी टोटल 14 स्टेट के बाद जो 15th स्टेट आया, जो भारत का 15वां राज्य था, वो कौन सा था? गुजरात। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कब आया, तो 1960 में आया। और कहां से अलग होके आया? ध्यान रखिएगा, कई बुक में बंबई लिखा हुआ है, पर ध्यान रखिएगा बंबई आगे चल के महाराष्ट्र बना या महाराष्ट्र आप कह सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र या बंबई से अलग होके क्या बना? गुजरात बना। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये कब बना? 1960 में बना। प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे 3 चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं 15वें और 16वें राज्य के बीच में। अब इन्हें हमें समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि यूनियन टेरिटरी के विषय में भी तो पूछा जा सकता है। तो चलिए यहां पे देखते हैं। देखिए, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन, दीव। ठीक है, ये क्या था? कहीं ना कहीं आप जानते हैं यहां पुर्तगालियों का शासन था। ठीक इस तरह से दादर और नगर हवेली में 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे क्या दिया गया? यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। गोवा, दमन, दीव को किसका शासन था?
पुर्तगालियों का शासन था। ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में इसे क्या कराया गया, स्वतंत्र कराया गया। ऑपरेशन विजय याद रखिएगा, पुलिस कार्यवाही के थ्रू क्या किया गया था, गोवा को स्वतंत्र कराया गया था। और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 12वें संविधान संशोधन के तहत 1962 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुदुचेरी, ठीक, हालांकि इसका नाम पहले पौंडीचेरी था, आप पौंडीचेरी करिए। ठीक है, पौंडीचेरी 1962 में इसे भी क्या दिया गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और किस संशोधन के तहत, 14वें संविधान संशोधन 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे क्या दिया गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। अब ध्यान रखिएगा, जो पौंडीचेरी था यह फ्रांसीसियों का शासन था, फ्रांसीसियों का अधिकार था। और 1954 में इसे क्या किया गया, स्वतंत्र कराया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था ये वापस चले गए थे, यहां कोई ऐसा कुछ कार्यवाही वगैरह नहीं करनी पड़ी थी। पर ध्यान रखिएगा 1954 में ये स्वतंत्र हुआ और इसे क्या किया गया, यूनियन टेरिटरी के रूप में 1962 में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे भारत में शामिल किया गया। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हमारे भारत का जो 16th स्टेट था, 16वां राज्य था, वो कौन सा था, तो 16वां जो राज्य था वो नागालैंड था। ठीक है, अब नागालैंड को कैसे बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा, नागा की जो पहाड़ियां थी और असम का जो कुछ क्षेत्र था, इन्हें मिला के एक नया स्टेट बनाया गया और वो कौन सा था, नागालैंड। अगर पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो मुझे बताइएगा कि अगर 16 स्टेट जो नागालैंड बनाया गया, कमेंट में प्लीज बताइएगा। प्लीज अगर आप वीडियो देखें अच्छे से तो कमेंट में प्लीज मुझे बताइएगा कि ये जो 16वां स्टेट नागालैंड या कोई भी स्टेट जो रीअरेंज किया जा रहा है वो किस आर्टिकल के तहत आएगा, यानी किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में इसका विवरण है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं ये आपको बताया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम 17th स्टेट की बात करें तो 17th स्टेट जो था वो हरियाणा था और कब बनाया गया, 1966 में बनाया गया, 1966 में बनाया गया। अब चलिए इसके पीछे की एक कहानी समझते हैं। देखिए, एक क्षेत्र था हमारा पंजाब, जो बहुत बड़ा क्षेत्र था। अब यहां पे एक आयोग का गठन किया गया और आयोग का नाम था शाह आयोग, और कब गठित हुआ, 1966 में। ठीक, अब शाह आयोग ने क्या किया, शाह आयोग ने क्या किया, पंजाब को 4 भागों में बांट दिया। पंजाब को 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, एक तो पंजाब जहां सिख रहते थे, ठीक, दूसरा हरियाणा जिसे एक राज्य बना दिया गया, और चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। और चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और इस तरह से पूरा पंजाब को क्या किया गया, रीअरेंज किया गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर हम ये देखें कि 18वां स्टेट कौन सा था, तो 18वां स्टेट यही हिमाचल प्रदेश था जो पंजाब से अलग किया गया था और यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसे ही 1971 में एक राज्य का दर्जा दे दिया गया और क्या बन गया, हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पे देखिएगा 1972 में देखिएगा, 1972 में 3 राज्यों का पुनर्गठन किया गया, 3 राज्य बनाए गए। हालांकि एक चीज आप याद रखिएगा कि 1969 में 22nd अमेंडमेंट के तहत असम से मेघालय को अलग किया गया था और उप राज्य का दर्जा दिया गया था। ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, 1969 22nd अमेंडमेंट, असम से अलग करके मेघालय को एक उप राज्य का दर्जा दिया गया था। बाद में उसी मेघालय को क्या बना दिया जाता है, राज्य बना दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वो असम से अलग होके क्या बना, राज्य बना। तो अगर हम बात करें 1972 की, तो हम यहां पे ईयर के बेस पे याद कर रहे हैं। 1972 में मणिपुर बना जो 19वां राज्य था, त्रिपुरा बना जो 20वां राज्य था, और मेघालय बना जो 21वां राज्य था। ठीक,
इतना क्लियर हो गया। बड़ी ही ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब देखिए आगे क्या हुआ। सिक्किम, आप जानते हैं कि सिक्किम क्या था, कहीं ना कहीं तिब्बत के द्वारा अधिग्रहित किया गया था और तिब्बत से इसे क्या किया गया, पुनः भारत की सीमा में वापस लाया गया और 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में इसे 22वें राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे एक और, जैसे यहां की कहानी थी वैसे ही यहां की कहानी है। 1987 में 1987 में 3 राज्यों का गठन किया गया, 3 राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब ये पुनर्गठन कैसे हुआ समझिएगा। इसमें 23वां राज्य था मिजोरम, 24वां राज्य था अरुणाचल प्रदेश और ये जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश थे ये क्या थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी आप देखते होंगे ये नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलते हैं, इनको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते हैं और इनको क्या बनाया गया, 23वां और 24वां राज्य बनाया गया। अब गोवा, गोवा जो ध्यान रखिएगा 1962 में ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में आजाद कराया गया था। 1962 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी गोवा को 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया और कौन सा, 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, तो यहां तक में हम लोगों ने 25 राज्यों का पुनर्गठन देख लिया। अब देखिए 2000 में फिर से वही कहानी हुई और फिर से 3 राज्यों का पुनर्गठन हुआ। आप समझते हैं 3 राज्य कौन कौन से थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ 26वां था, कहां से बना, मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड 27वां था, कहां से बना, उत्तर प्रदेश से। और झारखंड 28वां था, कहां से बना, बिहार से। ठीक, तो छत्तीसगढ़ 26 यानी 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, 28वां राज्य झारखंड, झारखंड कहां से, बिहार से। ठीक, तो प्लीज इसे क्रम से याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला है 29वां राज्य और 29वां राज्य कौन सा है, 29वां राज्य है तेलंगाना और तेलंगाना कहां से अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। ठीक, तो इस तरह से आपने ये देखा कि टोटल आपके 29 राज्य और 29 राज्य जो थे वो कैसे बने, इन राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, कहां से कौन से राज्य बने, संबंधित जो अमेंडमेंट थे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप यहां पे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब सवाल उठता है कि सर आपने तो 29 स्टेट बताए बट अभी प्रेजेंट में तो 28 ही है। तो ध्यान रखिएगा 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया, एक बिल पारित हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बिल पारित हुआ, आप उसे बिल कह सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि एक राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया, एक अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और उस अधिसूचना के तहत जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे वापस ले लिया गया और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ध्यान रखिएगा, इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे ढंग से आप समझेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा जो 371 था, ठीक है, उसे 370 था, 370 के तहत जो उसे दर्जा दिया गया था, 370 के तहत उसे जो दर्जा दिया गया था उसे वापस ले लिया गया और उसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया गया, बांट दिया गया। अब इस तरह से हमारे भारत में 28 राज्य हो गए
और केंद्र शासित प्रदेश जो 7 थे वो 9 हो गए। कितने हो गए? 9। यानी इस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद जब पूरा रीअरेंजमेंट हो गया तो आगे चल के 29 स्टेट की जगह पे 28 स्टेट हो गए और 7 यूनियन टेरिटरी की जगह पे 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। ठीक, बट अभी आप देखिए 26 जनवरी 2020 को एक और रीअरेंजमेंट किया गया और ध्यान रखिएगा, दमन, दीप, दादर, नगर हवेली, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीप, इन दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई और इस तरह से 7 की जगह पे अब टोटल कितने हो गए? 9 की जगह पे अब टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो अगर वर्तमान की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपके इंडिया में नंबर ऑफ स्टेट 28 एंड नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी 8। ठीक, तो 28 और 8 का आंकड़ा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्या 28 और 8 का आंकड़ा याद रखिएगा। और इस तरह से ध्यान रखिएगा, मैं आपको 1948 से लेके 2020 तक जितने भी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में जितने भी रीअरेंजमेंट हुए हैं, जितने भी आयोग बने, ठीक, कुछ आयोग छूटे हैं बट जो मेजर जितने भी कमीशंस हैं, उनके रिकमेंडेशन, उनकी रिपोर्ट के ईयर, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से समझा होगा, आई होप आपने इसकी नोट्स बनाई होगी और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे देखा करिए और ऐसे देखा करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको जो रियल में जो प्रॉफिट है वो हो सके। ठीक है, और कंटिन्यूअस वे में आपकी वीडियो आएंगी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपने आप को बहुत सुरक्षित रखिएगा, अपने आप को पेंडेमिक से बचा के रखिएगा और अपनी स्टडी को बेहतर करते रहिएगा। अभी 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन रहेगी, तो मैं बोर्ड से हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपकी एक नोट्स बनी रहे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।